नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफ्रीकी देशों के शांति प्रस्ताव में दिखाई रुचि, कहा गंभीरता से किया जा रहा है अध्ययन। यूक्रेन ने किसी भी तरह की वार्ता को किया खारिज। अफ्रीकी देशों के नेताओं ने अनाज समझौते को बहाल किए जाने की मांग की। तख्ता पलट के 3 दिन बाद एक जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने खुद को किया नाइजर का नेता घोषित, कहा बिगड़ती सुरक्षा और कानून व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन के बाद नहीं बचा था कोई दूसरा विकल्प। सेना की चेतावनी, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर भुगतने पड़ेंगे परिणाम। भारत के दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारत जापान फोरम में की शिरकत। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। जापानी विदेश मंत्री ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत को बताया अनिवार्य साझीदार। हांगकांग की अदालत ने लोकतंत्र समर्थकों के बीच लोकप्रिय गीत पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के अनुरोध को किया खारिज। अदालत ने कहा 2019 के सामूहिक विरोध गीत ग्लोरी टू हांगकांग पर प्रतिबंध लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ेगा भयानक असर। इस्राइल में विवादित न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले नए कानून का हजारों लोगों ने विभिन्न शहरों में किया विरोध। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बचाव, कहा नया कानून लोकतंत्र को नहीं करेगा कमजोर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 2 दिवसीय अफ्रीकी रूसी सम्मेलन में अफ्रीकी नेताओं की अपील के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेताओं से कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर उनके शांति प्रस्ताव का सम्मान करता है और उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहा है। इस सबके बीच रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध पहले की तरह जारी है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 2 दिवसीय अफ्रीकी रूसी सम्मेलन कई मायने में अहम था, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों में मौजूदा खाद्य संकट का कुछ हद तक समाधान निकला तो शांति के मोर्चे पर भी सुगबुगाहट होने लगी। अफ्रीकी नेताओं की अपील के बाद रूसी राष्ट्रपति ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं से कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर उनके शांति प्रस्ताव का सम्मान करता है और उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहा है। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कीव बातचीत के लिए मंच पर आने से इंकार करता रहा है। युद्ध को लंबा खींचने के लिए रूस ने अमेरिका और नाटो को जिम्मेदार ठहराया। कीव पर जंग का ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें रूस के साथ किसी भी बातचीत पर रोक लगाती है। दोनों देशों के बीच वर्तमान चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए पुतिन ने अफ्रीकी साझेदारों के प्रति आभार व्यक्त किया। हम आपसे सहमत हैं कि सभी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि यूक्रेन ऐसा करने से इनकार करता रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए अफ्रीकी प्रस्तावों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दोनों देशों से रचनात्मक जुड़ाव और बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की अपील की। सम्मेलन में शामिल तमाम अफ्रीकी देशों के नेताओं ने भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक शांति स्थापित करने पर जोर दिया। रामाफोसा ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी देशों के शांति प्रस्तावों पर आगे चर्चा के लिए उत्सुक दिखाई दिए।
adherence to the United दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम अपनी स्थिति पर कायम हैं कि संघर्षों के शांतिपूर्ण और उचित समाधान के लिए बातचीत और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पालन आवश्यक है। हमें आशा है कि रूसी संघ और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में रचनात्मक जुड़ाव और बातचीत अहम भूमिका निभा सकती है। ongoing conflict. भले ही रूस ने 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने का वादा किया हो, लेकिन सम्मेलन में शामिल तमाम नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति से काला सागर समझौते में लौटने की अपील की है, ताकि संकटग्रस्त देशों को अनाज की आपूर्ति में कमी न आए। हालांकि खाद्य संकट के लिए रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अफ्रीकी देशों के नेताओं से कहा कि रूस मानवीय आपूर्ति के जरिए जरूरतमंद देशों और क्षेत्रों की सहायता करना जारी रखेगा। हम संसाधनों के संतुलित वितरण की निष्पक्ष प्रणाली बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा न हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा देश यूक्रेन के अनाज का विकल्प बन सकता है, वो चाहे व्यवसायिक श्रेणी में हो या फिर जरूरतमंद अफ्रीकी देशों को सहायता देने के रूप में। मैं अनाज सौदे पर एक ऐसे समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं जो सभी संबंधित पक्षों की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखेगा, जिससे अनाज की कीमतों में लगातार वृद्धि पर रोक लगेगी। बहरहाल करीब 1.5 साल बाद भी जंग के मोर्चे पर कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। पूर्वी यूक्रेन में तेज होते घमासान के बीच कीव ने वीडियो जारी कर कई शहरों पर फिर से कब्जा करने का दावा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सेना गोलीबारी करते हुए जंगलों के बीच आगे बढ़ते हुए कई रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई ने दक्षिण की ओर स्थित गांवों और पूर्वी शहर बखमुत के आसपास के इलाकों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिस पर महीनों की लड़ाई के बाद मई में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पिछले दिनों रूसी हमले की भेंट चढ़े ओडेसा में एक क्षतिग्रस्त कैथेड्रल का दौरा किया। राष्ट्रपति ने शहर के चिकित्सा केंद्र का भी दौरा किया, जहां हमले में घायल हुए यूक्रेनी सैनिकों का इलाज किया जा रहा है। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया। और चलिए अब चलते हैं अफ्रीका की ओर और आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। नाइजर में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और उसके बाद यहां सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। तख्ता पलट के विरोधी और तख्ता पलट करने वाली सेना के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं और इस सब के बीच निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के सत्ता से बेदखल करने के 3 दिन बाद सेना के एक जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया है। उठता धुआं, जलती गाड़ियां, आंसू गैस के गोले दागते सुरक्षा बल और भागते लोग। तख्ता पलट के बाद आक्रोशित लोगों के मुकाबले पर निकले सेना के समर्थक। देखते ही देखते सत्ता की ये जंग सड़कों पर तख्ता पलट समर्थकों और विरोधियों के संघर्ष में तब्दील हो गई। इस बीच निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से बेदखल करने के 3 दिन बाद सेना के एक जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया। चियानी 2011 से राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड के प्रमुख हैं। उन्होंने टीवी पर देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में एक बयान पढ़ा। जनरल ने देश की सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तख्ता पलट को वक्त की जरूरत बताया। नागरिक सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने नागरिक सरकार की वापसी के लिए किसी समय सीमा का जिक्र नहीं किया। 2015 में सेना की एक विशिष्ट इकाई का नेतृत्व करने वाले चियानी का संबंध देश के पश्चिमी क्षेत्र टिल्लाबेरी से है। यही वो इलाका है जहां से सेना में सबसे अधिक लोग भर्ती होते हैं। चियानी 2021 तक देश का नेतृत्व करने वाले पूर्व राष्ट्रपति के बेहद करीबी माने जाते हैं। चियानी ने मार्च 2021 में राष्ट्रपति बजौम के चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पैलेस पर नियंत्रण करने का विफल प्रयास किया था। तख्ता पलट करने वाले नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
CNSP किसी भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने वाले परिणामों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राय का आह्वान करता है। होमलैंड की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा 28 जुलाई 2023 को नियामी में हस्ताक्षर किए गए। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि वो तख्तापलट को अंतिम नहीं मानता है। फ्रांस किसी भी हालत में तख्तापलट के साजिशकर्ताओं को मान्यता नहीं देता है और वहां के एकमात्र वैध राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ौम है। नाइजर फ्रांस का औपनिवेशिक देश रह चुका है। इमैनुअल मैक्रों ने तख्तापलट को पूरे साहेल क्षेत्र के लिए प्रभावित करने वाली घटना बताया है। वहीं कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भी तख्तापलट की कड़ी निंदा की है। ये तख्तापलट नाइजीरियाई लोगों के लिए, नाइजर के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नाजायज और बेहद खतरनाक है। केन्या सैन्य तख्तापलट की कड़ी निंदा करता है और राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ौम की रिहाई की मांग करता है। तख्तापलट समर्थक भ्रष्टाचार और सुरक्षा में सुधार और लंबे समय से चले आ रहे जिहादी विद्रोह का मुकाबला करने के अपर्याप्त प्रयासों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को दोषी मानते हैं। कुछ नागरिक समाज समूह फ्रांस से रूस की ओर स्थानांतरित होने की वकालत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक और सहारा रेगिस्तान के किनारे स्थित नाइजीरिया में 1960 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से तख्तापलट का इतिहास रहा है। मौजूदा तख्तापलट देश के इतिहास में 5वां तख्तापलट है, जिसमें कई अन्य तख्तापलट के प्रयास भी शामिल हैं। सेना टीवी पर आकर बाज़ौम की सरकार को पलट देने का ऐलान किया था। देश की बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था और खराब शासन के कारण राष्ट्रपति शासन को खत्म करने की बात कही थी। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। कीनिया की एक अदालत ने विवादित कर बढ़ोतरी को निलंबित कर दिया है, लेकिन साथ ही मामले में अंतिम फैसला आने तक सरकार को टैक्स बढ़ाने की अनुमति भी दे दी है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने खस्ताहाल खजाने में $2.1 बिलियन जुटाने के लिए पिछले महीने एक बिल विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रही आबादी पर नए करों से और अधिक दबाव बढ़ने का खतरा है। इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक सीनेटर द्वारा दायर की गई याचिका पर नैरोबी उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कानून के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया, लेकिन शुक्रवार को अपील अदालत ने मामले पर अंतिम फैसला आने तक निलंबन हटा दिया है। ये निर्णय जीवन यापन के संकट को लेकर विपक्षी नेता रैला ओडिंगा के महीनों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद आया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प देखने को मिली। चलिए अब चलते हैं एशिया की ओर और आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। जापान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में भारत जापान फोरम का आयोजन किया गया। इसमें भारत और जापान के विदेश मंत्री शामिल हुए, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा भी की। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत जापान फोरम में शिरकत की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। जापानी विदेश मंत्री ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनिवार्य साझीदार बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए समान सोच वाले देशों के बीच सहयोग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Our Prime Ministers agreed to further promote exchanges at the summit meeting held in March. We designated this year 2023 as the Japan-India Tourism Exchange Year, and we will bolster tourism. In Japan and India, we also promote Japanese language education, student exchanges, and the specified skilled worker system. We will cooperate to bring human resources from India to Japan, especially in the IT field.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्व में मिसाइल, परमाणु प्रसार और आतंकवाद जैसे कुछ बड़ी चुनौतियां हैं और इनके मूल कारणों का समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के प्रति भारत और जापान का एक जैसा रुख महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान को आधुनिकता की ओर अग्रसर भारत का एक स्वाभाविक सहयोगी बताया। For India, and I think not just for India, for many Asian countries, Japan is in many ways the exemplar modernizer. That it was Japan's effort to modernize and progress and industrialize in the 19th century, which actually became a trendsetter, which, obviously every country then followed in their particular moment, in their particular way. But it is still something which is very much, I would say, an example of relevance. And Japan, therefore, as a natural partner in this modernizing India, which is also very much more confident about its culture and traditions. इससे पहले गुरुवार रात हैदराबाद हाउस में भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने 15वें भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। चर्चा के दौरान सेमीकंडक्टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सहित उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई। शुक्रवार को जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो में भी सवारी की। ध्यान रहे कि दिल्ली मेट्रो परियोजना में जापान का महत्वपूर्ण सहयोग शामिल रहा है। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर सिंगापुर से है। 20 साल में पहली बार सिंगापुर में शुक्रवार को एक महिला को फांसी दे दी गई, जिसे 2018 में 30 ग्राम हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया था। सिंगापुर की नागरिक 45 वर्षीय सारी देवी जामानी अपने साथी सिंगापुरी नागरिक मोहम्मद अजीज बिन हुसैन के बाद इस सप्ताह फांसी की सजा पाने वाली दूसरी ड्रग दोषी हैं और मार्च 2022 के बाद से ये 15वीं सजा है। सिंगापुर में नशीली दवाओं का विरोधी कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। 500 ग्राम से अधिक गांजा या 15 ग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर किसी को भी मौत की सजा दी जाती है। सिंगापुर के सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (CNB) ने एक बयान में कहा कि 6 जुलाई 2018 को मौत की सजा सुनाई गई। सारी देवी को कानून के तहत पूरी उचित प्रक्रिया दी गई। शहर की सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 6 अक्टूबर को उसकी सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। हांगकांग की एक अदालत ने प्रदर्शन का पर्याय बने गीत ग्लोरी टू हांगकांग के प्रसारण और वितरण पर रोक लगाने का सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया है। इस फैसले को शहर में अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। ग्लोरी टू हांगकांग गीत 2019 में चीन के नियंत्रण वाले हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान लिखा गया था। इसके बोल लोकतंत्र और आजादी का समर्थन करते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में चीन के राष्ट्रगान मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स की जगह गलती से ये गाना बजाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन दिनों एशियाई देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान मैक्रों ने ऐलान किया है कि फ्रांस इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने को तैयार है। इसके लिए फ्रांस अपने 200 अतिरिक्त सैनिकों को इंडो पैसिफिक में तैनात करेगा। मैक्रों ने यह ऐलान प्रशांत महासागरीय देश वानुअतु की यात्रा के दौरान किया। वानुअतु के नजदीक ही सोलोमन द्वीप समूह है, जिसके साथ चीन के मजबूत सैन्य संबंध हैं। हाल में ही चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ पुलिस समझौता किया है। इसके जरिए चीनी पुलिस सोलोमन द्वीप समूह में स्थायी चौकी खोलने के साथ अपने कर्मियों को भी तैनात कर सकती है। चीन की इस कोशिश को पश्चिम के खिलाफ एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले एक विवादास्पद नए कानून का बचाव करते हुए कहा है कि ये इजराइल के लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगा। संसद से न्यायिक सुधार विधेयक के पारित हो जाने के बाद देश में पिछले कई महीनों से जारी ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। इस कानून के आलोचकों ने कहा कि यह इजराइल की लोकतांत्रिक पहचान को खतरे में डाल देगा और देश की जांच और संतुलन प्रणाली को भी प्रभावित करेगा। वहीं नेतन्याहू ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए इसे मामूली सुधार बताया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ट्रंप के खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा एक और मामला दर्ज किया गया है। इस सबके बीच ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी न्याय विभाग का उत्पीड़न करार दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से नई मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ गोपनीय दस्तावेज से जुड़ा एक और मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में ट्रंप पर जांच में बाधा पहुंचाने और फ्लोरिडा स्थित अपनी संपत्ति मार-ए-लागो के सर्विलांस फुटेज नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े इस मामले में सुनवाई अगले साल मई में शुरू होगी। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन क्राइम फैमिली और अमेरिकी न्याय विभाग का उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि अभियोजक जैक स्मिथ को भी पता है कि उनके पास कोई मामला नहीं है। फेडरल कोर्ट की तरफ से वर्गीकृत दस्तावेज मामले में ट्रंप पर लगाया गया यह तीसरा आरोप है। दरअसल पिछले साल 2022 में फेडरल ऑफिसर ने डोनाल्ड ट्रंप से उन सभी सरकारी रिकॉर्ड्स को वापस करने की मांग की थी जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि वे उस जगह पर रखे हो सकते हैं। ट्रंप पर ईरान पर हमले की अमेरिकी सैन्य योजना से जुड़े एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को छिपाए रखने का आरोप भी लगाया गया। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो परिसर में निगरानी फुटेज लंबे समय से जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार इस फुटेज में यह नजर आ रहा है कि नौटा दस्तावेजों के बक्सों को भंडार कक्ष से हटाया जा रहा है। बक्सों को हटाने का यह काम संघीय जांच ब्यूरो और न्याय विभाग के अधिकारियों के आने से एक दिन पहले भी हुआ था। इसी मामले में ट्रंप के अलावा एक अन्य अभियुक्त कार्लोस डी ओलिवेरा का नाम जोड़ा गया है, जिस पर मार-ए-लागो में रखरखाव की मुख्य जिम्मेदारी थी। डी ओलिवेरा की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गई है जिसने नाउटा को ट्रंप के घर से स्टोर रूम में लगभग 30 बक्से ले जाने में मदद की थी। डी ओलिवेरा पर गुरुवार को जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की साजिश रचने, नष्ट करने, दस्तावेज को बर्बाद करने और झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया। झूठे बयान का आरोप साक्षात्कार से संबंधित है जो डी ओलिवेरा ने जनवरी में संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने दिया था। हालांकि उसने फेडरल अधिकारियों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज को ट्रांसफर करने में शामिल होने के आरोप से इनकार किया। बहरहाल जांच में बाधा डालने और जानबूझकर राष्ट्रीय रक्षा मामलों से संबंधित सूचना को खुद तक सीमित रखने जैसे आरोप पर ट्रंप के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यहां तक कि उन पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए अपने प्रयासों को लेकर वॉशिंगटन में अतिरिक्त संभावित अभियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। और चलिए अब वक्त हो गया है विश्व संस्कृति का। सिंगापुर में 60 लाख की आबादी रहती है और यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में कचरा निकलता है। यहाँ कचरे को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक लैंडफिल साइट है। सिंगापुर चिंतित है क्योंकि ये साइट भी जल्द भरने जा रही है। ऐसे में सिंगापुर का क्या है प्लान, कैसे यहाँ कचरे को ठिकाना लगाया जाता है, ये रिपोर्ट देखिए। सिंगापुर का कचरा द्वीप पुलाउ सुमाकाऊ पर्यावरण अनुकूल इस स्थान पर 60 लाख की आबादी वाले इस देश के जले हुए कचरे से निकलने वाली राख को डंप किया जाता है। अनुमान के मुताबिक इस लैंडफिल को भरने में 1 दशक का समय बचा है, लिहाजा सरकार इसे बचाने की जद्दोजहद में जुट गई है। ये जगह इतनी शांत है कि इसे ईडन का कचरा नाम दे दिया गया है। ये सिंगापुर में एकमात्र लैंडफिल है। छोटा क्षेत्रफल और भूमि की कमी के कारण लैंडफिल के लिए दूसरा स्थान ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। यह जरूरी है कि हम यथासंभव लंबे समय तक सेमाकाऊ लैंडफिल का उपयोग जारी रखें और यदि संभव हो तो इसके जीवन को 2035 से आगे बढ़ाएं।
पिछले साल सिंगापुर में 7.4 मिलियन टन कचरा निकला। इनमें से 4.2 मिलियन टन यानी 57% को ही रिसाइकल किया जा सका। प्लास्टिक द्वीप के अपशिष्ट अभियान में बड़ी बाधा है। पिछले साल इसका केवल 6% ही पुनर्चक्रण हो पाया। भोजन के रूप में कचरा भी एक बड़ी समस्या है। इसकी भी रिसाइकलिंग सिर्फ 18% ही हो पाई। अपने आकार के अनुरूप अधिक कचरा पैदा करने के लिए अक्सर सिंगापुर को आलोचना का सामना करना पड़ता है। 2019 में सरकार ने पुनर्चक्रित कचरे की मात्रा को 70% तक बढ़ाने और दशक के अंत से पहले सोमाकाऊ में डंप किए गए कचरे की मात्रा को 30% तक कम करने के लिए एक शून्य अपशिष्ट अभियान शुरू किया। 1990 के दशक की शुरुआत में मुख्य भाग में अपशिष्ट डिपो में जगह कम होने के बाद सरकार ने अपतटीय लैंडफिल का निर्माण किया। बढ़ती आबादी के साथ कचरे में वृद्धि ने प्रशासन को इसका समाधान निकालने के लिए मजबूर किया। रिसाइकलिंग नहीं किए जा सकने वाले कचरों को सोमाकाऊ ले जाने से पहले जलाया जाता है। इसके लिए पर्यावरण अनुकूल बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। बावजूद इसके कचरा जलने की इस प्रथा को पर्यावरणविदों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उसके भस्मीकरण संयंत्र उपचार प्रणालियों से लैस हैं, जो गैस को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले साफ करते हैं। साथ ही संभावित प्रदूषण को रोकने के लिए लैंडफिल को एक अभेद्य परत और समुद्री मिट्टी से ढका गया है। वहीं किसी तरह के रिसाव से निपटने के लिए पानी की नियमित रूप से जांच भी की जाती है। सिंगापुर के कचरा द्वीप का और अधिक उपयोग किए जाने की योजना है। सौर फार्म बनाने और लैंडफिल से राख को सड़क निर्माण सामग्री में बदलने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ के गड्ढों के वर्षों से धीरे धीरे भरने के बाद इन्हें मिट्टी से ढक दिया गया है। ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे खुद उगाए हैं। मैंग्रोव वन भी लगाए गए हैं, जिससे द्वीप हरा भरा हो गया है और वन्य जीवन को आकर्षित कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।